हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो देखिए, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे पूरे, और जो पिछली कक्षाओं में या पिछली एग्जाम में जो आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो आप ध्यान रखिए भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको ज़्यादा नहीं, केवल क्वेश्चन पे सीधा लेके आऊँ, क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है। देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे पूछा गया कि भाई इसकी घात क्या है, यानी कि डिग्री क्या है। क्या पूछा है आपसे? डिग्री। तो अब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ डिग्री क्या होती है ना, और एक ऑर्डर क्या होती है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर या कोटि क्या होती है। ठीक, तो ये आप समझिए ध्यान से जरा। तो देखिए, जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव आपको देखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव। ठीक, यानी जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है वो आपकी ऑर्डर होगी, वो कोटि होगी। और उसी ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो महत्तम अपकलज है उसकी घात आपको देखनी है। उसी घात को हम ऑर्डर कहते हैं, सॉरी उसको कोटि कहते हैं। कोटि नहीं, क्या कहते हैं उसको भैया? हम डिग्री कहते हैं। ठीक है ना। तो कोटि जो देखी जाएगी, जैसे मान ली चलिए इसमें हम देखते हैं, इस क्वेश्चन देखिए आप सेकंड वाले को। इसमें कोटि या ऑर्डर आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुई? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। देखिए, तो 2 बार आपको डेरिवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है या अवकलन दिखाई दे रहा है, इसलिए आप समझ गए इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो कोटि तो 2 हो गई। अब मान लीजिए आपसे इसी की अगर डिग्री पूछी जाती तो हम इसी के ऊपर ही आप क्या देखते? घात देखते। इसके ऊपर क्या घात है? अभी एक घात है। ठीक है, 2 बार अवकलज है लेकिन घात एक है। तो फिलहाल में घात नहीं पूछी, कोटि पूछी, इसलिए कोटि तो 2 हो गई। ठीक है। अब ऊपर वाले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें डिग्री पूछी गई यानी घात पूछी गई। जब घात पूछे या डिग्री पूछें तो आप पहले देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे है। देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसी के ऊपर आप घात देखते हैं, तो आप जैसे ही इसकी घात देखेंगे यहाँ पे 3 दिखाई देगी आपको। क्या दिखाई देगी? 3। तो ध्यान रखिए, ये 3 घात तो हो जाती, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कि इसकी वजह से। ठीक है, ये इसकी वजह से घात इसमें परिभाषित नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या है? परिभाषित नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई कभी भी देखिए, मैं आपको बहुत खास बात बताता हूँ कि भाई कभी भी यदि ऐसा आ जाए, ठीक है, कभी भी साइन के साथ देखिए थीटा या एक्स की जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दिख जाए, यानी अवकलज दिख जाए। ठीक है, e की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स दिख जाए, या लॉग के साथ में भी डी वाई अपॉन डी एक्स दिख जाए, तो ऐसे कुछ फंक्शन दिख जाए आपको जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया है, तो समझ जाना वहाँ पे घात क्या होती है? परिभाषित नहीं होती, यानी डिग्री जो होती है आपकी वो परिभाषित नहीं होती। ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, नॉट डिफाइन। तो ये आपको बात ध्यान रखनी, घात परिभाषित नहीं होती जब इस तरह के फंक्शन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से आपको इन्हें करना है। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच अचरों की संख्या बताइए। देखिए, 4 कोटि का यानी ऑर्डर कितनी है? 4 है। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसकी? 4 है। और व्यापक हल कह रहा है, यानी कि एक जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है। कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। तो आप बताइए, जनरल सॉल्यूशन में अगर ऑर्डर 4 है तो उसके स्वैच अचर, अब स्वैच अचर क्या होते हैं भाई? स्वैच अचर मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, स्वैच अचर का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात यहाँ पर चल रही है। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? 4 ऑर्डर वाले में 4 ही होंगे, ध्यान रखिए। जितनी ऑर्डर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट या स्वैच अचर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें? जनरल सॉल्यूशन में या व्यापक हल में। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको? ठीक है, चलिए देखिए अगला 6 क्वेश्चन देखिए, 3 कोटि वाला है। तो 3 कोटि का अगर अवकल समीकरण है और इसमें विशिष्ट हल दिया है। ठीक है, विशिष्ट हल का मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में आपसे दे दिया जाए आपको क्वेश्चन कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको बताना है और उसमें कितने स्वैच अचर होंगे, इसकी संख्या बताइए, तो ध्यान रखना 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। तो कभी विशिष्ट हल आए, कितनी भी कोटि हो या कितनी ऑर्डर हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो समझ जाना वहाँ पे अगर विशिष्ट हल है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो भैया वहाँ पे ध्यान रखना आपके स्वैच अचर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है ना। और लेकिन व्यापक हल आता है तो वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आते हैं? जितनी ऑर्डर होती है, जितनी कोटि होती है। ठीक है, तो ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी ना। चलिए देख लिए, अगला क्वेश्चन देख ले। तो देखिए भाई, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बेस्ड है क्या भाई? एनसीईआरटी का ही है। ठीक है,
तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और करना क्या, अवकल समीकरणों का व्यापक हल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पहले आपने लिख लिया, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा क्वेश्चन करने को, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम कर सकते हैं, इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। कैसा लिख सकते हैं हम, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई को इनटू में लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में पावर जुड़ जाती है, हम जानते हैं। अब आप कोशिश ये करना कि एक्स वाले और डी एक्स वाले, देखो पहले तो एक बात सुनिए, अवकल समीकरण जब भी हल करने की बात आए तो समझ जाना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब समाकलन करना है, ठीक है। और कोशिश ये करो कि डी वाई वाले पद अलग हो जाएं और डी एक्स वाले पद अलग हो जाएं, ठीक है। तो देखिए हमने डी वाई के अपॉन में ई की पावर वाई लिया है और ई की पावर एक्स के पास ले गए हम डी एक्स को, ठीक है। ऐसा तो हम कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, तो ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये ई की पावर वाई अभी बटे में चल रहा है इसमें, ठीक है। और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दी हमने, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए ई की पावर वाई जो है ना, जब ऊपर ले जाएंगे हम इसको, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कैसा दिखाई देगा आपको, ई की पावर माइनस वाई दिखाई देगा। तो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस का ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। सामने ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इधर हमने सी ले लिया, ठीक है। कॉन्स्टेंट में क्या ले लिया है, सी। और अगर हम इनको एक ही तरफ कर दें तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर माइनस की ई की पावर इस वाले पार्ट को हम उस तरफ ले जाएं तो ये कैसा दिखाई देगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई दिखाई देगा। अब कांस्टेंट भी देखिए सी उस तरफ, ये हम चाहें तो उसको दूसरी तरफ सामने भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको वहीं लेंगे हम। तो कांस्टेंट वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि स्वैच अचर है, अपनी इच्छा अनुसार हम उसको कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं एक शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए कहीं, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन देखिए आ सकता है। आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह की प्रोसेस। तो देखिए दो बातें होती हैं खास खास, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हो और सामने एच या ऐसा एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये एच का मतलब यहाँ पे फंक्शन को दिखा रहा है, ये भाई ये एक फंक्शन है जो एक्स अपॉन बाई का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक्स अपॉन बाई में देखिए यहाँ भी वन पावर यहाँ भी वन पावर है, मतलब ये समघात फलन है। जब भी एक्स बटे बाई दिखे या बाई बटे एक्स दिखे, ठीक है। इसको अच्छा मिस्टेक लिख दी हमने थोड़ी सी, इसमें आप इसको अभी ऐसा लिखिए वाई अपॉन एक्स, जब ऊपर डी वाई और नीचे डी एक्स, यानी डी एक्स की रेस्पेक्ट में होगा एक्स की रेस्पेक्ट में, तो नीचे एक्स दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन जो करना होता है, इसमें पूछना है क्या प्रतिस्थापन करें, यानी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए आप किसको रखेंगे यहाँ पे, तो हमेशा y अपॉन एक्स की जगह पे v रखना होता है, जिससे y की वैल्यू बन जाती है vx, क्या बन जाती है vx। तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए है ये तो, लेकिन यहाँ पे क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई, क्या है इधर, इधर डी एक्स अपॉन डी वाई और एक्स अपॉन वाई आपको अंदर दिख रहा है, तो इसकी जगह पर भी लिखना है, लेकिन x की वैल्यू बनाएंगे तो वी वाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी वाई। तो देखिए x इक्वल टू वी वाई ये दिखाई दे रहा है, तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए तैयार रहिए इनके लिए। तो देखिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, कि भाई समघात अवकल समीकरण कौन सा है, मतलब होमोजीनियस कौन सा है भाई, ये आपको बताना है, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए क्या ज़रूरी होता है, ध्यान रखिए दोनों तरफ, यानी जो आपके फंक्शन होते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की जो फॉर्म होती है, उसमें ऊपर और नीचे का दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, एक जैसी पावर का होना चाहिए, या फिर दोनों तरफ समान समान, जैसे एक तरफ डी वाई वाला टर्म है एक तरफ डी एक्स वाला टर्म है, तो दोनों के अंदर जो है जो भी पद आएंगे एक्स और वाई के, वो दोनों ही क्या हो, एक जैसी पावर के हों। जैसे देखिए यहाँ पे एक एक पावर है, यहाँ भी एक एक पावर है, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट आ गया, देखिए 5 या 4, तो ये तो एक्स की पावर 0 वाला टर्म हो गया, पावर अलग अलग हुई, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगा, यहाँ देखिए 3 पावर है इसमें, लेकिन 2 ही पावर हो रही मिलके, ये नहीं चल पाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए इसमें एक्स की पावर 3 है लेकिन यहाँ वाई की पावर 2 है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। आप फोर्थ वाले को देखेंगे, तो फोर्थ वाले में देखिए ज़रा, वाई की पावर 2 दिखाई दे रही है, और इस तरफ वाले टर्म में देखें आप तो एक्स की पावर 2 है, अच्छा एक्स और वाई मिलके भी यहाँ इसकी 1 और इसकी 1 पावर मिलकर 2 बन जाएगी, और एक वाई स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है। तो ये इस तरह से देखिए हम कह सकते हैं दोनों एक्स डी एक्स वाले टर्म और डी वाई वाले टर्म दोनों में ही पावर सेम दिखाई दे रही है ना। और कोई कांस्टेंट अलग से ऐसा लिखा नहीं कि अलग से 4 वगैरह लिखा हो, क्योंकि इसके पास हम एक्स की घात 0 मान लेते हैं, नहीं तो फिर, तो यहाँ पे सभी अचर सॉरी चर हैं सभी, यानी वेरिएबल हैं,
और मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी हैं तब भी जाकर के पावर दो दो ही बन रही है, इसलिए आंसर क्या होगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये समघात अवकल समीकरण है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में जरूर आएंगे, 2022 में आ भी चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई आप इसमें क्या निकाली, समाकल गुणांक निकाली। क्या निकालना है, समाकलन गुणांक, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का। समाकल गुणांक का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको इंटीग्रेटिंग क्या निकालना है, फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, यानी आई एफ निकालना, शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो क्या, आई एफ। ठीक है, क्या निकालना, आई एफ निकालना है। तो उसके लिए हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सही बनाना पड़ता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो आपको दिखाई दे ही रहा है ये। बस इसमें एक बात है कि ये एक्स जो दिख रहा है इसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो सभी में एक्स का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो एक्स हट जाएगा, तो ये वाई के अपॉन में जरूर एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सामने इधर भी 2x² में से एक एक्स कट जाएगा तो 2x दिखाई देगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ये आप समझिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी डिफरेंशियल की इक्वेशन की कंपैरिजन किससे होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से होगी। ठीक है, तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कंपैरिजन करेंगे, और इसमें y की जगह पर देखिए y मिल जाएगा, लेकिन p की जगह पर किसको मिलाना पड़ेगा आपको, माइनस का 1/x। ठीक है, तो p की जगह -1/x है। अब आपको निकालना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब आपको निकालना IF। तो जब आप IF निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन pdx। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है क्वेश्चन उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे pdx आता है। ठीक, तो अब क्या होगा, p की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं। तो जब IF हम निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p, तो p की वैल्यू थी -1/x और यहाँ dx। ठीक है, जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस का log x दिखाई देगा आपको अभी। और हम जानते हैं कि e की पावर, ये माइनस को हम ऊपर इस पर पावर बना सकते हैं, log x की पावर -1। और हम जानते हैं e से log कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, केवल x की पावर -1। इसका अर्थ हुआ 1/x। ठीक है, क्या बचा, 1/x। तो अब आप समझ गए कि इसका आंसर क्या है। देखिए 1/x है क्या आंसर में कहीं पे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसका आंसर आपको 1/x दिख जाएगा आपको, देखिए। ठीक है ना, देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ दिखाई दे रहा है आंसर। ठीक है, ये देखिए 1/x इसका आंसर है। तो आइए आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि समाकल गुणांक। ठीक है ना, देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम अब। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको समाकल गुणांक यानी कि वही आपको IF फिर से निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या करते हैं, IF के लिए देखिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सही बनाइए। ये लिखा है dx अपॉन dy, तो इसके पास में देखिए यहाँ 1 - y² दिख रहा है, इसका डिवाइड करना होगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये y के अपॉन में ऐसा पहुँच जाएगा, yx रहेगा, और इसके अपॉन में 1 - y² आ जाएगा। सामने a और y के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 1 - y²। अब इसकी आप कंपैरिजन किससे करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए आपको dx अपॉन dy, आपकी बार उल्टे में चलेगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे y अपॉन 1 - y² रहेगा, और साथ में ये x की डिफरेंशियल इक्वेशन है, x की। ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। सामने चल रहा है ay अपॉन 1 - y²। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी कंपैरिजन आपको किससे करनी पड़ेगी, अच्छा ये पूरा हमने दोबारा लिख दिया, चलो इसकी कंपैरिजन लिख देते हैं, फिर से थोड़ा देख लेते हैं एक बार और। देखिए कंपैरिजन करना है पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ऐसा है ये पूरा। ठीक है, तो जैसे ही आप कंपैरिजन करेंगे देखिए एक्स की जगह पे तो एक्स आपको दिख ही रहा है, लेकिन पी की जगह पर क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे सर पी की वैल्यू यहाँ पे बन रही है क्या, वाई अपॉन 1 - y², ये बन रही है। आपको निकालना क्या, आई एफ। तो जैसे ही आप आई एफ निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डी और एक्स होता था, लेकिन आपकी बार पी डी वाई लिखेंगे, यानी वाई के रेस्पेक्ट में करना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो चलिए इसको हम अगले पेज पे करके देख लेते हैं। तो आई एफ जैसे ही आप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, तो पी की वैल्यू वाई अपॉन 1 - y², और ये डी वाई। ठीक है, तो अब आप देखिए डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि e की पावर नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं तो ऊपर का देखिए आपको पूरा मिलेगा, लेकिन उसमें 2y मिलेगा, माइनस का 2y आना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया भाई, 2 से ऊपर नीचे इंटू लगा दो। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, टी मान के करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। 2 से इंटू लगा दिया मैंने ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो माइनस का 2y मिलेगा आपको। ठीक है, टी मानने पर।
तो e की पावर 1/2, ये 1/t बनेगा। 1/t का होता है log t, क्या बनेगा log t, लेकिन वो भी कैसा, माइनस में log t आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये इस तरीके से आएगा, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। अब थोड़ा आपको सही दिख नहीं रहा, दोबारा देख लेते हैं, देखिए। तो e की पावर माइनस बाहर लिख लीजिए ये पहले, और ये 1/2, ये आपका log, और अंदर बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आपका ये आ रहा है ना, इस तरीके से ये बचेगा। अब मेन चीज़ ये कि ये -1/2, इसके ऊपर हम ये पावर बना सकते हैं, ठीक, क्या बना सकते हैं, पावर। तो देखिए कैसा हो जाएगा, इसको अगले पेज पे लिख देते हैं। तो e की पावर ये log, क्योंकि e से log काटना है तो आगे से वो हटाना पड़ेगी पावर को, तो हम उसको पावर बना देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर कर दी हमने -1/2, ठीक है। और इसके अलावा ई से लोग जब कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के, ये ऐसा बचेगा, ठीक है। और ये माइनस में जब पावर होती है तो 1 के अपोन में आके ही हम इसको 1/2 की पावर को रूट बना सकते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर जो आई एफ का बनेगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ये आप ध्यान रखिए ना। देख लेते हैं, चलिए इसका आंसर ये है कि नहीं, देखिए। तो आप कहेंगे 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए बिल्कुल दिया है इसमें आंसर, यानी कि 4th नंबर पे इसका आंसर है। तो ये आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, वाकई अच्छे क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा काम समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखिए छोटा सा आंसर है, ये वाई जो है ना, इसको उठा के आप दोनों टर्म के साथ अलग अलग कर दीजिए। जैसे ही आप वाई को अलग अलग करेंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक पार्ट कट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक पार्ट कट जाएगा, सामने जीरो चल रहा है इसमें, तो ये तो कट गए, तो क्या बचेगा, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और डी वाई। यहाँ पे एक्स और डी वाई वाले टर्म अलग अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे, इस ऊपर वाले एक्स को उठा के नीचे ले आई, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स बनेगा, और सामने बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंट्रीगेशन, दोनों तरफ इंट्रीगेशन लगा दीजिए। और जैसे ही इंट्रीगेशन करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा, क्या बनेगा, लॉग एक्स, 1/x का log x होता है, और सामने बनेगा log y, ठीक है। और प्लस लग जाएगा c, और प्लस सी नहीं बल्कि आप ऐसा करिए, इसमें दोनों log हैं तो आप इसमें log c ले सकते हैं। कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम अगले पेज पे देख लेते हैं क्या आएगा भाई। log x से इधर सामने log y प्लस log c था, यानी कि log m प्लस log n वाली कंडीशन में इनटू में जाते हैं, यानी y और c इनटू में आ जाएगा। log से log कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू वाई सी बचेगा। देख लेते हैं कहीं आंसर है क्या ऐसा। तो देखिए आंसर में क्या लाना है आपको, x इक्वल टू वाई सी। देखिए x इक्वल टू वाई सी कहाँ है, x इक्वल टू वाई सी इसमें, तो देखिए x इक्वल टू वाई सी तो इसमें अभी अपन को नहीं दिखा, y इक्वल टू एक्स सी ज़रूर है। तो देखिए इसमें c का थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है कभी कभी, तो c को हम कैसे सही कर सकते हैं वो आप समझिए ज़रा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए भाई इसमें, और ज़रूरी नहीं अपन उसको पूरा वैसा ही मिला है, आप थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एक तरीका और बता देता हूँ मैं, हम यहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं वो समझिए। तो इसमें चेंज ये हो सकता है कि भाई देखिए हमने यहाँ पे ये log c यहाँ रखा है, तो कभी कभी क्या हो जाता है वो log c इस तरफ ले लेते हैं, किस तरफ, इस साइड, ठीक है। यानी कंडीशन चेंज कर लेते हैं। तो इधर देखिए अगर log c यहाँ होगा तो फिर एक्स सी बनेगा इस तरफ, ठीक है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बनेगा, और सामने y बचेगा तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा आंसर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए y इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वाला देखें, तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल का फॉर्मूला क्या है। तो हम जानते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई वाली कंडीशन में फॉर्मूला जो बनता है आई एफ क्या होता है, इसमें हम जानते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई में e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होता है, क्योंकि y की रेस्पेक्ट में चल रहा है, देखिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आई एफ का फॉर्मूला बनेगा, यानी इसका जो व्यापक हल बनेगा वो हम लिखते हैं, देखिए। तो इसका जो व्यापक हल बनता है वो क्या बनता है, तो आप व्यापक हल लिखते हैं y इंटू, लेकिन अब y इंटू नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा x इंटू, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, x इंटू, क्योंकि x की डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही, तो x इंटू आई एफ। तो आई एफ की जगह पे e की पावर इंटीग्रेशन p1 है, p की जगह पे क्या है p1, और dx नहीं आएगा, क्या आएगा dy इक्वल टू इंटीग्रेशन q1, और फिर से e की पावर, यानी आई एफ लिखते थे तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा e की पावर इंटीग्रेशन p1 और dy, है ना, और प्लस में आ जाता है c। तो इस तरीके से, और बल्कि एक dy और लगेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। तो ये आपका आंसर मिलेगा, कौन सा मिल रहा है देख लीजिए ज़रा। तो x वाला यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पूरे नहीं है, लेकिन आंसर आप ऐसे जमा सकते हैं।
तो एक्स की रेस्पेक्ट में था तो ये वाई की रेस्पेक्ट में होता है, तो वाई की रेस्पेक्ट में चलेगा, और यहाँ पे एक्स आता है, ध्यान रखिए, क्योंकि एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्या, व्यापक हल, यानी कि सॉल्यूशन निकालना, जनरल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन में देखिए एक्स, आप सोचें एक्स वाले टर्म अलग हो जाएं और डी एक्स डी वाई वाले टर्म अलग हो जाएं, तो ऐसा करना इसमें मुश्किल है, क्योंकि देखिए वाई और एक्स के पद आपस में मिले हुए हैं और बीच में लगा है प्लस, तो डिवाइड में तो एकदम जा नहीं पाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं ये या तो समघात बन सकता है यानी होमोजीनियस, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक वाली बन सकती है। तो उसके लिए पहले ऐसा करिए, आप डी एक्स का उठा के इसमें डिवाइड लगाइए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें डी एक्स का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे अब केवल आपको ऐसा आपको दिखाई देगा, ये ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखिए डी एक्स यहाँ पे था, डी एक्स में भी डी एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो वो तो कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो भाई वो हट जाएंगे, इसको अपने हटा दिया इसलिए, तो ये ऐसा दिखाई देगा, सामने क्या बचेगी, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि डी एक्स का डिवाइड यहाँ जीरो में होगा, जीरो ही जाएगा। अब हम लास्ट में अब क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स से भी इस पूरी लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई अपने लिए इसको जमाना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रही, तो हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, रेखिक बन जाए एक घात वाली। तो ई की पावर एक्स का देखिए जब यहाँ डिवाइड होगा तो केवल क्या बचेगा, वाई, और इसको ऐसा करते हैं हम इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं इस पार्ट को, टू एक्स को, तो ये माइनस का टू एक्स हो जाएगा और इसके डिवाइड में जाएगा ई की पावर एक्स, ऐसा बनेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई वाई में, ठीक है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो हम इसकी कंपेरिजन किससे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालना पड़ेगा आई एफ, ठीक है। आपको व्यापक हल चाहिए तो पहले आई एफ निकालेंगे। तो जो आई एफ आएगा तो वो आई एफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो पी की जगह वन आ गया, ठीक है। देखिए ना कंपेरिजन करिए, इसमें पी की जगह क्या है, वन है, वाई की जगह वाई है, ये वाई है, और ये आगे वन हो जाएगा पी की जगह पर, तो पी एक्स पी डी एक्स, ठीक है। अब वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, इसलिए ई की पावर एक्स आ गया क्या, आई एफ। अब हमें बनाना है इसका क्या, व्यापक हल। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपको निकालना है व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है वाई इंटू आई एफ, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ, ठीक है, और यहाँ डी एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर x लिख दिया, इंटीग्रेशन q, q की जगह पे क्या है, टू एक्स, माइनस में था, माइनस में टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, और आई एफ की वैल्यू भी ई की पावर एक्स है, यहाँ पे एक्स डी एक्स और ये सी, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम देखिए अगले पेज पर लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा y इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस केवल टू एक्स बचेगा, डी एक्स और प्लस सी, ठीक है, बाकी सब कट गए हैं। माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, प्लस सी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, सामने बच रहा है वाई ई की पावर ई एक्स, ठीक है। आप देख लेते हैं, देखिए आंसर क्या आ रहा है, इस तरह का आंसर है क्या। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो इस तरह का आंसर आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि आप कहेंगे बिल्कुल दिख जाएगा, इस माइनस के एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आइए तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बाई ई की पावर एक्स चलेगा, सामने रह जाएगा सी। तो कहीं ना कहीं आंसर तो मिल जाएगा आपको, बस थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा आपको, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला हो जाएगा, ये थर्ड वाला, ठीक है। और आप इसको मिला लीजिए अच्छे से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन। और अब हमें यहाँ तक लग रहा है इसमें देखिए इतनी क्वेश्चन करना है। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन इसके अगले चैप्टर वाले देखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।